यस, तो मैं ये कह रहा था कि साउंड की वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, तो ये हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को फॉर्म करती हैं। तो इस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में बेटा इसमें ये रीजन है, दिस वन, दिस इज कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, और ये जो बीच में गैप आपको नजर आ रहा है, दिस इज रेयरफैक्शंस। तो बेसिकली जब साउंड प्रोपेगेट करती है तो ये मीडियम जो है उसके मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रही है लाइक दिस। अब साउंड जनरेट कैसे होती है? तो अगर आप दोबारा से इस ड्रम को सोचें, तो इसका जो ये डायफ्राम है, दिस वन, ये वाला, तो ये डायफ्राम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाइब्रेट करता है। उसकी वजह से ये सराउंडिंग जो एयर के पार्टिकल्स है ये भी वाइब्रेट करते हैं। इससे कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि whenever sound is generated, the sound is generated due to vibrating bodies. Vibrating bodies से sound generate होगा, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे साउंड की प्रोपेगेशन है, यानी ट्रेवल करना। जब साउंड किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, ट्रेवल करती है, तो साउंड जो है वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसको सोचते हैं, तो बेटा इसको आप इस अंदाज से भी सोच सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स थी, जब वो प्रोपेगेट करती थी तो हमारे पास इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ बनते थे, और इसमें ये क्रस्ट था और ये ट्रफ। तो लेकिन जब हमारे पास ये साउंड की वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो अगर आप इसके वेव फ्रंट्स को सोचें इस तरह से, तो ये इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो ये हमारे पास कंप्रेशंस हैं, और बेटा ये रेयर फ्रैक्शंस बन रही हैं। आई होप ये मेरी बात क्लियर है, किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी इसमें। तो अब दोबारा से सारी बातें सोचते हैं। सबसे पहले साउंड इज फॉर्म ऑफ जी, एक हाई अचीवर को ये याद रखना है, इट्स अ बाय नेचर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अलोंग द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास जब भी साउंड की वेव प्रोड्यूस करेंगे, तो साउंड की वेव के लिए आपको वाइब्रेटिंग सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वेन एवर साउंड प्रोपेगेट्स इट फॉर्म्स कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, और साउंड को जब भी ट्रेवल करना होगा तो एक मीडियम की जरूरत होगी, विदाउट दैट मीडियम साउंड कांट ट्रेवल। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लिए, देखें दो सक्सेसिव, ये अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूं, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ है, और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये रिफ्रैक्शन है। तो इसका सॉरी, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन फॉर द साउंड वेव क्या हम सोच रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। सो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, तो वेवलेंथ ठीक है बेटा, तो दो कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। अच्छा, अब मेरी आप लोग हेल्प करेंगे एक तो पहले तो फेज में। अब ये एक क्वेश्चन है, प्लीज इसमें मुझे व्हाट्सएप पे आंसर कीजिए। द डायग्राम शोज अ लाउड स्पीकर दैट इज प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस साउंड
wave of frequency 200 hertz in air. Which diagram best shows how the sound wave causes the molecule at P to move during? अच्छा, अभी इसका क्वेश्चन के अंदर अभी 1.200 सेकेंड्स का मतलब अभी आपको शायद समझ में ना आए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल थोड़ी देर इसको रोक लेते हैं। मैं असल में ये चाहता था कि आप जो है, यस, दिस वन प्लीज, उसको मैं बाद में सॉल्व कराता हूँ। इसको हम देखते हैं पहले। अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर, द लाइंस in the diagram show the position of layers of air at one particular time, which distance shows the wavelength of the wave. अब प्लीज आप लोग, अब जो भी हमने डेफिनेशंस लिखी हैं उसको देखते हुए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पे प्लीज बताइए। सी ऑप्शन। अगेन सोचो बेटा, पहले तो रिकग्नाइज करो कि इसमें कंप्रेशन कौन सा है या रेयर फ्रैक्शंस कौन से हैं। तो अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये हमारे पास कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और ये कंप्रेशन है। और अगर मैं रेयर फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करूं, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अब आप लोग सोचिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो इट्स बी, दिस वन, the distance between two successive compressions or rarefaction. In this particular case, it's B. ठीक है, आई होप इसमें मसला नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया एक काम। दूसरा बेटा अभी, यस, ये दिस वन, इसको अब आप लोग खुद देखिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका प्लीज आंसर मुझे बताएं। प्लीज आंसर बताइए। ठीक है मार, सादिक भाई आपका भी आंसर सही है। सही है पूजा, आपका आंसर ठीक है बेटा। नो बेटा, डी कैसे होगा? इट्स अ, देखें ये वो बन रहा है ना बेटा, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ठीक है, ये आपके पास इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। तो आंसर इज बी। जी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप इसका जो डी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। तो वेन एवर वी आर discussing sound or any kind of longitudinal wave, what we will be looking in wave profile, compressions and rarefactions. तो in this particular question यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। इन दो डायग्राम्स में कंफ्यूजन था। ये डायग्राम क्रस्ट और ट्रफ बना रही है, दैट मीन्स इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर आपको कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ साउंड। ठीक है, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप अब सब लोगों को क्लियर है। जिन लोग को डी में और बी में कंफ्यूजन था, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
So when sound wave propagates, what happens? The pressure in the medium changes. So when it's compression, the pressure is high. When it's rarefaction, the pressure decreases. So जब भी बेटा साउंड की वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम के अंदर प्रेशर की वेरिएशंस आएंगी. कंप्रेशंस में प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है एवरेज प्रेशर से, और एवरेज प्रेशर से रेयरफेक्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. सो हमारे पास जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नंबर जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से अगर आप इसको सोचते हैं तो आपके पास क्या बना कि जब कंप्रेशन आप सोचेंगे और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर सोचेंगे तो आपने सोचना है कि यहाँ पे प्रेशर हाई होगा और रेयरफेक्शंस में प्रेशर जो है वो लो होगा. ठीक है. अब बेटा इसी बात को सोचते हुए हम यहाँ पर यस दिस वन इस क्वेश्चन को सोचते हैं. तो द ग्राफ shows how the pressure varies as sound wave passes through air, which point represents compression, and the compression is the region where pressure is high. So अब pressure को देखो बेटा, यहाँ पे pressure बढ़ते बढ़ते at B the pressure is maximum, now the pressure is decreasing और C और A पे pressure दोबारा बराबर हो गया और D पे it's lowest. तो अब आप ये सोच सकते हैं जहाँ पे pressure highest बन रहा है over here, यहाँ पे pressure highest है, this should be compression, और जहाँ पे lowest बन रहा है this should be rarefaction. तो आंसर क्या बना बेटा इसका? बी ऑप्शन बना, क्योंकि ही इज आस्किंग फॉर बी कंप्रेशन. ठीक है. अब बेटा इस बात को सोचो और इस सवाल के जवाब दो मुझे. जी सही है बेटा. रविशा बेटा आप दोबारा देखो इसको. इज आस्किंग फॉर रेयरफेक्शन नॉट फॉर कंप्रेशन. ठीक है. तो इसका मतलब अगर हम इसको लेबल करें तो यहाँ पे प्रेशर देखो, ये प्रेशर ज्यादा है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वो क्या होगा? इट्स कंप्रेशन. मैं सी से लिख रहा हूँ. यहाँ पे प्रेशर लो है, ये रेयरफेक्शन है. ठीक है. तो अगर ये कंप्रेशन है तो ये भी कंप्रेशन है. तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस बनेगा वेवलेंथ. ये तो होगी वेवलेंथ एक्स, और बेटा जो क्यू है दैट इज रेयरफेक्शन. तो रेयरफेक्शन से क्यू आ गया और वेवलेंथ एक्स आ गई. तो सी इज आंसर. देन वाई क्या चीज है? कोई मुझे बता सकता है? यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा. शाबाश. इट्स एम्पलीट्यूड. सही है बेटा, वेरी गुड, शाबाश. तो वाई इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो वाई जो है वो एम्पलीट्यूड है. तो बेटा अब इसका मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में चाह रहा था कि वाइब्रेशन से कंप्रेशन रेयरफेक्शंस, इसका आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो ये अब आपके पास आ गया. तो अब इन डायग्राम्स को देखकर जो डेफिनेशंस बेटा ये सीआईज में आती हैं आपको याद करनी है, वो डेफिनेशंस ये बन रही हैं. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशंस बन रही हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस, over here the particles are apart and the pressure is low, it's a rarefaction. Over here
particles are close together and the pressure is high, it's a compression. I hope ये बात याद हो गई है, ठीक है. ये बेटा अगर मैं प्रेशर का ग्राफ है, अब मेरी हेल्प कीजिएगा आप लोग, सजेस्ट कीजिएगा. ये एक साउंड है और ये प्रेशर का ग्राफ मैंने बनाया है, और ऐसे ही एक और वेव है, एक और साउंड है. इनके प्रेशर का ग्राफ है. यू नो यहाँ प्रेशर हाई है, इट्स अ कंप्रेशन, इट्स अ रेयरफेक्शन, इट्स अ कंप्रेशन, इट्स अ रेयरफेक्शन. वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस है वो ये बनेगा. दिस इज साउंड 1, दिस इज साउंड 2. तो डिफरेंस इन प्रेशर 1 में ज्यादा है एज कंपेयर टू 2. बेटा द मोर द डिफरेंस द लाउडर इज द साउंड. तो द मोर, या सिंपल, मोर pressure difference between compression and rarefaction means louder the sound. तो इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है जिसमें आपको बताया जाए, पूछा जाए कौन सी साउंड लाउडर है, तो आप बता सकते हैं इस तरह से कि, और ये एम्पलीट्यूड, मतलब ये वो वाला ग्राफ नहीं है डिस्प्लेसमेंट वाला, ये प्रेशर का ग्राफ है. एक तो आपने एम्पलीट्यूड हमने आपको पढ़ाया है कि वो जो ग्राफ मैंने पढ़ाया है उस ग्राफ में आप लोग जो है जब वेव्स प्लॉट करते हैं तो इन वेव्स का ये जो डिस्टेंस है दैट इज एम्पलीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा यहाँ पे. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है, सबको याद भी आ गई है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. और अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन डिफाइन कर लिए, तो अब हमें ये है कि हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ साउंड जो हैं उसको अगर हम सोचते हैं, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ साउंड में 3 तरह की साउंड्स आती हैं. साउंड जो है इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो 3 जो साउंड्स बनती हैं उनमें पहला है इंफ्रासोनिक साउंड. इसमें फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज. सेकंड बेटा ऑडिबल साउंड है. फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हर्ट्ज and less than equal to 20,000 hertz. और थर्ड टाइप जो है वो आपके पास अल्ट्रासोनिक साउंड है. तो अल्ट्रासोनिक साउंड के फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज. ये बेटा एमसीक्यूज के लिए रेंज आपको याद करनी है, ये आपको आना चाहिए, ये काफी दफा पूछा गया. तो साउंड वेव्स जब भी होंगी तो 3 तरह की वेव्स होंगी, और टाइप ऑफ साउंड वेव जो है वो इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक है. तो इसमें ये जो ऑडिबल साउंड है ये ह्यूमन हेयरिंग के ऊपर डिजाइंड है. ह्यूमंस जो हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच में साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं.
अगर इससे बिलो है तब भी नहीं कर सकते, और इससे ज्यादा है तब भी हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्जाम में बहुत एग्जामिन होता है, ये हमें आना चाहिए। बेसिकली मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे आज, जो मेरा इंटरेस्ट है वो ज्यादा इस चीज पे है, जो मैं यहाँ पे अभी ये बेटा साउंड नीड्स अ मीडियम, इसको बहुत दफा एग्जामिनर ने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें ये एक बेल जार है, और इस बेल जार में ये जो आपके पास ये जो सर्कुलर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये एक मेटल की जो समझने एक बाउल है, इसको हम गोंग कहते हैं। और बेटा ये आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर है। ये स्कूल के अंदर लगी होती है बेटा, जो क्लास का पीरियड का टाइम खत्म होता है तो बजती है, ये वो बेल है। ये वर्टिकली आपको इस तरह से नजर आ रही है। तो अब आपने क्या किया, इस बेल जार के अंदर, ये बेल जार है दिस वन, इस बेल जार के अंदर ये आपने वर्टिकली हैंग कर दी एक इलेक्ट्रिक बेल, और इसको कनेक्ट कर दिया मेन स्विच से यहाँ पे। और इसका जो यहाँ पर बॉटम है, यहाँ से आपने एक वैक्यूम पंप जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं। दिस स्ट्राइकर हिट्स द गोंग, ये स्ट्राइकर गोंग को हिट करता है, साउंड आपको सुनाई देती है। उसके बाद आप इसको स्विच ऑफ करते हैं, वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं, तो यहाँ से एयर को रिमूव करते हैं, एयर रिमूव होती है। उसके बाद बेटा आप इस बेल को ऑन करते हैं, यू सी दैट द स्ट्राइकर इज कंटिन्यूअसली हिटिंग द गोंग बट नो साउंड इज हर्ड। तो ये एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि साउंड साउंड जो है दैट रिक्वायर्स मीडियम साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होगी, साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है, अदरवाइज साउंड जो है वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, एक दफा फिर हम सोचते हैं, हमारे पास बेटा ये एक बेल जार है। पहले तो आप इक्विपमेंट्स को सोचें, ये बेल जार है, ये एक इलेक्ट्रिक बेल है विच इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, एंड अनदर जो इक्विपमेंट हमारे पास है दैट इज वैक्यूम पंप, ये एक बेंच के ऊपर हमने रख दी है। अब हमने क्या किया, हम इनिशियली इस बेल को स्विच ऑन किया, द स्ट्राइकर कंटिन्यूअसली हिट्स द गॉन्ग, अ साउंड इज हर्ड। देन हमने इसको ऑफ किया, वैक्यूम पंप को ऑन किया, एयर को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस बेल जार के अंदर से एयर को रिमूव किया, पंप आउट किया, और उसके बाद जो है दोबारा हमने इसको ऑन किया बेल को, द बेल स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड नो साउंड इज हर्ड। तो दैट प्रूव्स दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। तो ये हमारे पास बेटा बहुत एग्जामिन होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये आपको याद होना चाहिए कि साउंड जो है विदाउट द मीडियम प्रोपेगेट नहीं करेगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ गई कि साउंड के लिए मीडियम चाहिए। तो अब बेटा इसमें इन विच सिचुएशन डू साउंड वेव नॉट ट्रेवल, तो प्लीज अब देखिए, आप लोग सजेस्ट कीजिए। जी बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है, क्योंकि सैटेलाइट स्पेस में है, तो अगर वहां से साउंड अगर होगी तो स्पेस में मीडियम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम साउंड विल नॉट प्रोपेगेट। तो ए इज द आंसर, इसका आंसर ए बनेगा। तो फ्रॉम अ शिप टू अ सबमरीन,
तो मीडियम एयर या वाटर जो भी होगा वो मौजूद है। फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड टू द सरफेस, इसमें भी बेटा मीडियम है। थ्रू अ बलून फिल्ड विथ हीलियम गैस, इससे भी साउंड ट्रेवल कर जाएगी। मीडियम जहां भी होगा वो किसी भी फॉर्म में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, तो एयर जो है उसमें से, सॉरी, उसमें से साउंड जो है वो प्रोपेगेट करेगी, वो ट्रेवल कर लेगी। ठीक है। अच्छा, एक काम और मुझे कर दे जल्दी से, ये भी मुझे फाइंड कर दे। ये मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड ऑफ जो लाइट है दैट इज 3 × 10⁸, और ये होती है 330। तो ये प्लीज मुझे कोई इसका बताए, ये आंसर क्या बनेगा। हम्म, जी। साउंड की स्पीड 300 ली जाएगी ताकि हमारे पास ये इसमें आ जाए। ठीक है, सही कह रहे हैं अली अकबर आप। अब बताएं कितना आंसर बने। पावर 6, तो सी ऑप्शन है। ठीक है। सही है भाई, सबको समझ आ गई। तो ये हमने इसको 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 300, तो ये हमारे पास 10⁻6 की फॉर्म में आ गया। अब बेटा एक काम और मुझे कर दें, इससे पहले कि मैं आगे आऊं। ये जो 50 हर्ट्स है, दिस वन, क्या कोई फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड मुझे सजेस्ट कर सकता है? 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कितना बनेगा? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। अगर कोई भूल गया है तो उसको मैं रिकॉल करा दूं। यस, बिल्कुल सही है। तो प्लीज कोई मुझे टाइम पीरियड बताए कितना बन रहा है ये। इट्स 0.02। जी श्वेत, सही है बिल्कुल, 0.02। तो अब बेटा इसको, अभी तो हमने वेवलेंथ की टर्म्स में बात की थी ना, तो अब आपको टाइम पीरियड की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो अगर पहला कॉन्सेप्ट, इफ दिस पी इज अ रेफरेंस पॉइंट, तो बेटा एक कंप्लीट साउंड वेव का मतलब इधर या तो वो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के दरमियान होगा, या एक रेयर फ्रैक्शन से उससे नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन के दरमियान होगा। ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये रेयर फ्रैक्शंस हैं और कंप्रेशंस हैं। तो ये दो रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड, या दो कंप्रेशंस के दरमियान जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है। अब बेटा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ कंप्रेशन। ठीक है, यह कंप्लीट साउंड वेव का पास होना, उसमें उसको आप क्या कहोगे? उसको आप टाइम पीरियड कहोगे। अब इस सवाल में इसकी डेफिनेशन बनी हुई, compressions and rarefactions are sent out from a loudspeaker cone as it vibrates backward and forward. The frequency of vibration is 50 hertz. A compression is at point P. How much time elapses before the next rare fractions arrive at?
अच्छा, अब देखें, द टाइम टेकन बाय when a compression passes a point, the time taken by the next compression to pass that point is called time period. ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें याद रहे। तो टाइम बाय टू सक्सेस compression to pass through a point। ठीक है, अब ये दो सक्सेसिव कंप्रेशंस हैं या रेयर फ्रैक्शंस हैं, आप जो भी इसमें एग्जामिनर को सजेस्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे डिजाइन करा दिया आपको। साउंड वेव के लिए टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशन टू पास थ्रू अ पॉइंट, वन ऑफ द वे। सेकंड वे, अगर आप याद करें, टाइम पीरियड की एक डेफिनेशन हमने लिखी थी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब बेटा साउंड वेव की ऑसिलेशंस को जरा सोचिए। साउंड वेव की अगर आप ऑसिलेशंस सोचते हैं, फर्स्ट करते हैं बेटा, ये मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट ओ है, दिस वन, ये ए है एंड दिस इज बी। फर्स्ट करते हैं, ये बी से ए पे जाता है और ए से वापस बी पे आता है, दिस इज वन ऑसिलेशन। सेकंड पॉसिबिलिटी, ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे वापस आ रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी, ओ से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया एंड देन ओ पे वापस आया, दिस इज वन ऑसिलेशन, दैट्स द थर्ड पॉसिबिलिटी। देन ये ओ से बी जा रहा है, बी से वापस ए पे गया इस एक्सट्रीम पे एंड देन वापस ओ पे आया, तो दिस इज वन ऑसिलेशन। बट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज, मैं इसको यूं कंसीडर करता हूं, ये बी से ए पे गया और फिर वापस ए से बी पे आया, दिस इज वन ऑसिलेशन। एंड फॉर दिस द टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मैं इसको अब यहाँ पे स्केच कर देता हूँ कि ये यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आ गया। फ्रॉम दिस द टाइम टेकन इज कैपिटल टी, द टाइम पीरियड। एग्री? अब बेटा अगर फर्स्ट करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि ये तो हो गया बी से लेकर ए पे गया और फिर वापस ए पे आया, यानी एक ऑसिलेशन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हेन द हाफ ऑसिलेशन इज देयर, हाफ ऑसिलेशन का टाइम क्या बनेगा? सॉरी, जी बेटा, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि हाफ ऑसिलेशन का टाइम क्या बनेगा? हाफ ऑसिलेशन का टाइम, आधी ऑसिलेशन का, जी बिल्कुल अली अकबर, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा। तो अगर यहां से लेकर यहां जाके और फिर वापस यहां आने का टाइम टी है, तो हाफ ऑसिलेशन, देखो मैं लिख रहा हूं उसको, ये मैं बी से ए पे गया और ए से बी पे आया, तो जब मैं बी से ए पे जाता हूं तो दिस इज हाफ ऑसिलेशन, और जब मैं ए से बी पे जाता हूं तो ये नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन है। इन दोनों हाफ ऑसिलेशंस को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास वन ऑसिलेशन बनेगी। तो दैट मींस इफ आई एम मूविंग फ्रॉम बी टू ए, दैट इज हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन का टाइम क्या बन जाएगा? 1/2t, टाइम पीरियड का हाफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑसिलेशन की टर्म्स में भाई समझ में आई है सबको? प्लीज मुझे बता दें। तो दोबारा देखें, ये बी से ए पे गया और फिर ए से बी पे आया, तो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बट इफ इट्स मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो इट्स हाफ ऑफ द ऑसिलेशन, सो द टाइम वुड बी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऑसिलेशन मींस वाइब्रेशन बेटा, वाइब्रेट करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिस तरह से
पेंडुलम या जिस तरह से आप स्विंग पे बैठते हैं और वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है। ठीक है, ये यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया। दिस इज वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन। ठीक है, ठीक है भाई, कोई मुझे फीडबैक चाहिए इस पे। और इस ऑसिलेशन को हाफ करोगे तो ये क्या बनेगा, ये टाइम पीरियड बनेगा। नेक्स्ट, इसी चीज को एक और अंदाज से बना रहा हूं। देखो ये कंप्रेशन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा था कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन या दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस अगर सोचूंगा मैं, उनके लिए फॉर्मेशन के लिए जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। दिस इज सी मींस कंप्रेशन, अ मींस रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन कंप्रेशन एंड नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन, यानी दिस वन, इसके दरमियान टाइम कितना बनेगा? कोई सजेस्ट करे। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये प्लीज कोई सजेस्ट कर दे मुझे। जी शोएब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी पूज ने भी सही कहा है। एनीवन एल्स? जी, जिनको समझ नहीं आया वो देखें, यहां से यहां तक ये टाइम पीरियड है। तो कंप्रेशन, रेट फ्रैक्शन टू रेट फ्रैक्शन, तो रेट फ्रैक्शन से नेक्स्ट कंप्रेशन के दरमियान दिस वुड बी T/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है रेयर फ्रैक्शन से इस रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो टाइम है वो 0.02 सेकेंड्स है, तो व्हाट वुड बी द टाइम बिटवीन रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन? इनके दरमियान क्या टाइम बनेगा, कोई सजेस्ट करे। यस, बिल्कुल ठीक कहा है बेटा आपने। आपने भी ठीक कहा है पूजा। यस बिल्कुल ठीक है, नॉट वन बेटा मुश्तबा, इट्स 0.02 divided by 2, it's 0.01, so this time would be 0.01 seconds। ठीक है, तो बेटा अब इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे सोच रहे थे, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे और इसको सोचेंगे। तो क्वेश्चन ये है, compression and rarefactions are sent out from a loudspeaker cone as it vibrates backward and forwards. The frequency of vibration is 50 hertz. A compression is at point P. How much time elapses before the next rarefaction arrives? This is compression. इस रेयर फ्रैक्शन को यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये प्लीज अब आप लोग सजेस्ट करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन, तो ये कितना टाइम लेगा? जी मुश्तबा सही है बेटा आपका आंसर। तो आपने कैसे सॉल्व किया? उसने आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो दैट्स वाई बेटा फ्रीक्वेंसी से मैंने टाइम पीरियड फाइंड कराया आपसे, दैट इज 0.02 सेकेंड्स। तो इस कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस है 0.02 सेकेंड्स। तो इस रेयर फ्रैक्शन से इस कंप्रेशन तक डिस्टेंस कितना बनेगा? 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, सो द आंसर वुड बी ए ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है बेटा, तो द आंसर इज ए, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा बेटा अब जो है इस क्वेश्चन को पढ़ें।
The diagram shows a loudspeaker that is producing a continuous sound wave of frequency 200 hertz in air. Which diagram best shows how the sound wave causes a molecule at P to move during 1 upon 200 seconds? पहली बात तो ये है कि this loudspeaker will move in this way, जो मैंने एरोस बनाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट पी इस तरह से वाइब्रेट करेगा. तो इसने कहा है 1/200 सेकेंड्स. तो 1/200 सेकेंड यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/200. ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, जिसको समझ नहीं आया वो देखे, ये फ्रीक्वेंसी है. तो अब बेटा हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा 1/200 यानी एक ऑसिलेशन का टाइम. तो अगर इसने यहां से जर्नी स्टार्ट की, यहां गया और फिर ये वापस यहां आ जाएगा, तो ऑप्शन ए बनेगा. जी, सब लोगों का आंसर सही था, ए ऑप्शन. ठीक है भाई. तो